हेलो दोस्तों, वेलकम टू कृष्णा स्मार्ट स्टडी। कृष्णा स्मार्ट स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए बायो का टॉपिक लाए हैं और आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो आज हम लोग देखेंगे कक्षा 8 का बायो अध्याय 1 में है। पहले में फसल उत्पाद एवं प्रबंधन। कृषि पद्धति में पहले मिट्टी तैयार किया जाता है, फिर बुवाई की जाती है, फिर खाद एवं उर्वरक दिया जाता है, उसके बाद सिंचाई होती है, फिर खरपतवार हटाया जाता है, फिर कटाई होती है, फिर उसके बाद भंडारण होता है। मछली के कॉड लीवर तेल में विटामिन डी पाया जाता है। मछली के कॉड लीवर तेल में विटामिन डी पाया जाता है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है। अध्याय 2 को देखेंगे। अध्याय 2 में है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। सूक्ष्म जीव केवल यंत्र के द्वारा ही देखा जा सकता है। सूक्ष्म जीव यानी कि जो छोटे छोटे जीव हैं उन्हें केवल यंत्र के द्वारा ही देखा जा सकता है। सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। जीवाणु में गोल जीवाणु जिन्हें कोकस कहा जाता है, सर्पीला जीवाणु जिन्हें स्पिरिला कहा जाता है, छड़नुमा जीवाणु जिन्हें बेसिलस कहा जाता है, कोमा आकार जीवाणु जिन्हें ब्रिवियो कहा जाता है। कवक में है राइजोपस से ब्रेड मोल्ड बनाया जाता है। कवक में पेनिसिलियम होता है और एस्परजिलस पाया जाता है। प्रोटोजोआ में अमीबा और पैरामीशियम आते हैं। शैवाल में क्लेमाइडोमोना और स्पाइरोगायरा आते हैं। वायरस विषाणु भी सूक्ष्म जीव है, परंतु यह एक कोशिकीय जीव है। वायरस एक कोशिकीय जीव है। वायरस के चारों ओर प्रोटीन तथा केंद्र में डीएनए या आरएनए होता है। सूक्ष्म जीव हरा ब्रेड, दही, केक तथा अल्कोहल बनाने में सहायक है। सूक्ष्म जीव पर्यावरण की सफाई तथा नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ब्रेड, पेस्ट्री तथा केक बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ब्रेड, पेस्ट्री तथा केक बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, लुई पाश्चर ने किण्वन की खोज 1857 रेबीज के टीका तथा पाश्चुराइजेशन की खोज की थी। लुई पाश्चर ने किसकी खोज की थी? तो किण्वन की खोज, रेबीज के टीका की खोज और पाश्चुराइजेशन की खोज 1857 में की थी। सूक्ष्म जीव द्वारा दवा भी बनाया जाता है। एंटीबायोटिक दवा, सूक्ष्म जीव द्वारा एंटीबायोटिक दवा बनाया जाता है। एंटीबायोटिक में स्ट्रेटामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन और पेनिसिलिन आता है। वायरस से होने वाली बीमारी में एंटीबायोटिक काम नहीं करता है। वायरस से होने वाली बीमारी में एंटीबायोटिक काम नहीं करता है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज प्रथम एंटीबायोटिक मेडिसिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। पेनिसिलिन कवक फफूंद से प्राप्त होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया या नीले हरे शैवाल करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है? तो साइनोबैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल। एंथ्रेक्स जीवाणु हरा मनुष्य एवं जानवर में होने वाला रोग है। एंथ्रेक्स को बायोलॉजिकल वेपन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जंतुओं से मनुष्यों में होने वाला रोग जूनोटिक कहलाता है। जंतुओं से मनुष्यों में होने वाला रोग जूनोटिक कहलाता है। प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं? चलिए वो देखते हैं। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग मलेरिया है, पायरिया है, पेचिस है, काला जर है और निद्रा रोग है। ये प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं उनको देखते हैं। वायरस से होने वाले रोग हैं रेबीज, चेचक, छोटी माता, एड्स, खसरा, मेनिजाइसिस और टेक्रोमा। ये वायरस से होने वाले रोग हैं।
जीवाणु या बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं? तो टिटनेस, हैजा, कुष्ठ रोग, टीबी, प्लेग, डायरिया, टाइफाइड, पर्टुसिस, ये जीवाणु या बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। नींबू में कैंकर रोग होता है और ये जीवाणु के द्वारा होता है। गेहूं से होने वाला रोग है रस्ट और ये कवक के द्वारा होता है। भिंडी से होने वाला रोग है पित्त और ये वायरस से होता है। मूंगफली से होने वाले रोग का नाम है टीका। मूंगफली में कौन सा रोग होता है? तो टीका रोग। नेक्स्ट देखेंगे परिरक्षण। नमक व खाद्य तेल का प्रयोग सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने हेतु परिरक्षण का उपयोग होता है। सोडियम बेंजोएट या सोडियम मेटाबाइसल्फाइड भी परिरक्षक हैं। चीनी का प्रयोग जेली एक्सरेज के बचाने के लिए किया जाता है। पास्चुराइजेशन दूध की 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं तथा एकाएक ठंडा कर देते हैं। पास्चुराइजेशन दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं और एकाएक ठंडा कर देते हैं। नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का कार्य जीवाणु, कवक, शैवाल, तड़ित हरा किया जाता है। नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का कार्य जीवाणु, कवक, शैवाल, तड़ित द्वारा किया जाता है। विनाइट्रीकरण में नाइट्रेट से नाइट्रोजन वायुमंडल में छोड़ा जाता है। विनाइट्रीकरण से नाइट्रेट से नाइट्रोजन को वायुमंडल में छोड़ा जाता है, जैसे स्यूडोमोनास, क्लाइस्ट्रिडियम और बैक्टीरिया हैं। एडवर्ड जेनर ने 1798 में 1798 में चेचक के टीके की खोज की है। एडवर्ड जेनर ने 1798 चेचक के टीके की खोज की है। विषाणु केवल परपोषी होते हैं। विषाणु कैसे होते हैं? तो केवल परपोषी होते हैं। अब हम लोग देखेंगे अध्याय 3 को। अध्याय 3 में है कोयला और पेट्रोलियम। संसाधन 2 प्रकार का होता है। नवीकरणीय, जिन्हें गैर परंपरागत संसाधन कहते हैं और ये कभी भी समाप्त नहीं होंगे। दूसरा है गैर नवीकरणीय या परंपरागत, जो ये समाप्त हो जाएंगे, जो कि ये समाप्त हो जाएंगे। तो नवीकरणीय में आते हैं बायोमास संसाधन, भूतापी ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारी ऊर्जा, हाइड्रो पावर और वायु ऊर्जा। और गैर नवीकरणीय में आता है कोयला, पेट्रोलियम 3 प्रकार का होता है। पहला पेट्रोल, दूसरा डीजल, तीसरा केरोसिन। पेट्रोलियम में 3 आते हैं, कौन कौन से? तो पेट्रोल, डीजल और केरोसिन। और फिर नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग जीवाश्मों की आयु का पता कार्बन डेटिंग के द्वारा कार्बन 14 के द्वारा किया जाता है। जीवाश्मों की आयु का पता कार्बन डेटिंग के द्वारा कार्बन 14 के द्वारा किया जाता है। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA लोगों की सलाह देता है कैसे पेट्रोल या डीजल बचाएं। जो भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान है वो लोगों को सलाह देता है कि कैसे पेट्रोल और डीजल को बचाएं हम। नेक्स्ट है कोयला। कार्बोनिफेरस युग की परतदार चट्टानों में पाया जाता है। कोयला जो है वो कार्बोनिफेरस युग की परतदार चट्टानों में पाया जाता है। अनवीकरणीय ऊर्जा 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? तो एंथ्रासाइट, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला और पिट कोयला। तो एंथ्रासाइट ये जो है उच्च कोटि का कोयला होता है और इसमें 90 से 95% कार्बन पाए जाते हैं। 19 से 95% कार्बन पाए जाते हैं और ये जम्मू और कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में पाया जाता है। दूसरा है बिटुमिनस कोयला, जिन्हें घरेलू कोयला भी कहते हैं। बिटुमिनस कोयला ये 55 से 65% पाया जाता है। 55 से 65% कार्बन पाया जाता है। 55 से 65% कार्बन पाया जाता है और ये सामान्य कोटि का होता है। भारत में सबसे ज़्यादा उपयोग बिटुमिनस कोयला का होता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। भारत में सबसे ज़्यादा उपयोग बिटुमिनस कोयले का ही होता है।
तीसरा है लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला में 45 से 50% कार्बन पाए जाते हैं। कितना? 45 से 50%। और ये तमिलनाडु के नवेली में पाया जाता है और लिग्नाइट कोयला को ही भूरा कोयला कहते हैं। इम्पोर्टेंट, लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला कहते हैं। और चौथा है पिट कोयला। पिट कोयला में 30% कार्बन पाया जाता है। कितना? 30%। और ये निम्न कोटि का कोयला होता है। सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन सा होता है? तो पिट कोयला। और ये अधिक धुआं और राख नमी देता है। कौन सा कोयला? तो पिट कोयला। कोयले के दहन से CO2 गैस निकलती है। कोयले के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कोयले से कोक, कोलतार, कोयला गैस प्राप्त होता है। कोक कोयले का सबसे शुद्ध रूप होता है। जो कोक है वो कोयले का सबसे शुद्ध रूप होता है। इसे जलाने पर राख नहीं निकलता है। कोक को जलाने पे राख नहीं निकलता है। कोक बनाते समय कोयला को गर्म करने पर कोयला गैस निकलता है। फिर है कोलतार। अधिक गंध वाला काला गाढ़ा द्रव्य 200 पदार्थों का मिश्रण कोलतार होता है। और कोलतार का उपयोग संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, फोटोग्राफिक, छत निर्माण, मांद, नेफ्थलीन की गोली में किया जाता है। पक्की सड़क के निर्माण में कोलतार की जगह बिटुमेन का प्रयोग होता है। पक्की सड़क के निर्माण में कोलतार की जगह बिटुमेन का प्रयोग होता है। नोट में हम लोग देखेंगे लंदन में 1810, लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820, 1820 में कोल गैस उपयोग से प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। अभी इसका उपयोग ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे पेट्रोलियम। यह हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम जो है ये हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम, पेट्रो यानी पेट्रो का मतलब चट्टान और लियम का ओलियम का मतलब तेल। पेट्रोलियम दो शब्द से मिलकर बना है, पेट्रो और ओलियम। पेट्रो का मतलब चट्टान और ओलियम का मतलब तेल। नेक्स्ट नोट को देखेंगे। विश्व का पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया, अमेरिका में 1859 में प्रवेजित डील किया गया था। 1867 में असम के 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला। कहाँ पे? तो असम के माकुम नामक स्थान पे तेल का पता चला। भारत में तेल असम, गुजरात, बम्बे हाई और गोदावरी, कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को पेट्रो रसायन कहा जाता है। इसका उपयोग अपमार्जक, रेसे, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिक, पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक में पेट्रोलियम का प्रयोग होता है। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। एग्जाम में पूछे कि काला सोना किसे कहा जाता है, तो पेट्रोलियम को ही कहा जाता है। एलपीजी में अधिक मात्रा में ब्यूटेन तथा कम मात्रा में प्रोपेन, एलपीजी के साथ में गंध हेतु मर्केप्टन मिलाया जाता है। प्राकृतिक गैस पाया जाता है त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा पर। प्राकृतिक गैस कहाँ पाया जाता है? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा पर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अध्याय 4। अध्याय 4 में है दहन और ज्वाला। तो ईंधन के में देखते हैं O2 यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊर्जा या ऊष्मा प्रकाश देता है। ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। ज्वलन ताप, न्यूनतम ताप जिस पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ करता है उन्हें ज्वलन ताप कहते हैं। हाइड्रोजन की ऊष्मीय क्षमता सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक ऊष्मीय क्षमता किसकी होती है? तो हाइड्रोजन की। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग माचिस। माचिस की तीली पैपुलर चीड़ के पौधे से बनता है। माचिस की तीली पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट तथा श्वेत फास्फोरस लगा होता है। माचिस के डिब्बे पर लाल फास्फोरस तथा चूर्णित कांच लगा होता है।
आजकल के माचिस की तीली पर केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट होता है। नेक्स्ट है, विद्युत तथा तेल में लगे आग को बुझाने हेतु CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अच्छा ईंधन की विशेषता सस्ता, सुलभ, उच्च ऊष्मीय मान होता है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को जाना जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? तो हाइड्रोजन को। रॉकेट ईंधन के रूप में प्रोपेलेंट का प्रयोग किया जाता है जो द्रव्य हाइड्रोजन है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अध्याय 5 को। अध्याय 5 में अध्याय 5 में पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण है। तो वनोन्मूलन के परिणाम को देखते हैं। तो प्रदूषण में वृद्धि, CO2 में वृद्धि यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, भौम जल स्तर का गिरावट, पृथ्वी ताप में वृद्धि, बाढ़ में वृद्धि, सूखा में वृद्धि वनोन्मूलन के परिणाम हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्लांट या एनिमल संरक्षण। इसमें दो आते हैं, स्वस्थानु संरक्षण और बाह्य स्थानु संरक्षण। स्वस्थानु संरक्षण में राष्ट्रीय उद्यान आता है, वन्यजीव अभयारण्य आता है और जैवमंडल आता है। और बाह्य स्थानु संरक्षण में बीजक बैंक, जीन बैंक, वनस्पति उद्यान, चिड़ियाघर और मछली घर बाह्य स्थानु संरक्षण में आता है। भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो 106। 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, संस्कृति सब कुछ शामिल किया जाता है। किसमें? जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्लोरा। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाला पेड़ पौधा फ्लोरा है। फौना, किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाला मनुष्य फौना होता है। विशेष क्षेत्रों प्रजाति केवल किसी विशेष क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जीव जंतु जैसे पंचमढ़ी आरक्षित क्षेत्र में साल और जंगली आम का पेड़, भारतीय विशाल गिलहरी, उड़ने वाला गिलहरी। वन्यजीव अभयारण्य में जहाँ प्राणियों को पकड़ना व मारना दंडनीय अपराध हो। फिर है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान वैसा आरक्षित क्षेत्र जहाँ वनस्पति व प्राणी जाति की संरक्षा हो। फिर है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में सर्वोत्तम किस्म का सागौन मिलता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में सर्वोत्तम किस्म का सागौन मिलता है। संकटापन्न, जब कोई पेड़ पौधा या जंतु 5 साल की अवधि में ना दिखे तो वो संकटापन्न होते हैं। रेड डाटा बुक का पन्ना नारंगी होता है। रेड डाटा बुक का पन्ना कैसा होता है? तो नारंगी होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अध्याय 6 को। अध्याय 6 में है जंतुओं में जनन। महिला में निषेचन अंडवाहिनी में होता है। महिला में निषेचन किसमें होता है? तो अंडवाहिनी में होता है। आंतरिक निषेचन, जब निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है, जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ता, मुर्गी इत्यादि। बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन किसमें होता है? जब निषेचन मादा के शरीर के बाहर होता है तो वो बाह्य निषेचन होते हैं, जैसे मेढक, मच्छर, स्टारफिश इत्यादि। जरायुज, जरायुज किन्हें कहते हैं? जो बच्चे को जन्म देता है वो जरायुज कहते हैं। अंडज, जो अंडे को जन्म देता है उन्हें अंडज कहते हैं। कायांतरण, जो टेडपोल से व्यस्त मेढक बनना, टेडपोल से वयस्क मेढक बनना, ये कायांतरण होते हैं। भेड़ की पहली बार क्लोन सियान विल्मट ने तैयार किया था। भेड़ की पहली बार क्लोन सियान विल्मट ने तैयार किया था। डॉली भेड़ का जन्म 5 जुलाई 1966 5 जुलाई 1996 ईस्वी को हुआ था और इसकी मृत्यु, डॉली भेड़ की मृत्यु 14 फरवरी 2003 को हुई थी। 14 फरवरी 2003 को फेफड़ों की बिगाड़ाहट से हुई थी। फिर है फिन डॉर्सेट भेड़, मादा की स्तन से कोशिका तथा ग्रंथि। स्कॉटिक ब्लैक फेरस नर में अंड कोशिका लेकर मादा कोशिका से केंद्रक हटाकर नर अंड कोशिका का केंद्रक डाला गया। फिर क्लोन बना जिसमें डॉली भेड़ का जन्म हुआ। तो डॉली भेड़ का जन्म ऐसे ही हुआ था। नेक्स्ट है अध्याय 7 में देखेंगे किशोरावस्था की ओर। तो किशोरावस्था 11 वर्ष से 15 या 19 जनन परिपक्वता आती है।
यौवन अवस्था में होने वाला परिवर्तन, कौन कौन सा यौवन अवस्था में होने वाला परिवर्तन होता है? तो लंबाई में वृद्धि होने लगती है, स्वर में परिवर्तन यानी कि आवाज़ में परिवर्तन होने लगता है, जनन अंगों का विकास होने लगता है यानी शरीर का विकास होता है, गौर लैंगिक लक्षण दिखते हैं, मानसिक बौद्धिक एवं परिपक्वता प्राप्त होता है। हार्मोन, अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा वाहिका विभिन्न रक्त द्वारा हार्मोन का गमन होता है। हार्मोन का गमन अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा वाहिका विभिन्न रक्त द्वारा हार्मोन का गमन होता है। फिर एंजाइम, ये बहिस्रावी ग्रंथि द्वारा होता है एंजाइम। मिश्रित ग्रंथि हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्रावित करता है। जैसे अग्नाशय जो है वो मिश्रित ग्रंथि है जो कि हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित करता है। यौवन अवस्था में पुरुष में टेस्टोस्टेरॉन तथा महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, पुरुष में टेस्टोस्टेरॉन और महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है जो शारीरिक परिवर्तन करता है। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी हैं? तो पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय, अंडाशय, वृषण इत्यादि। वृषण से टेस्टोस्टेरॉन लैंगिक विकास होता है, अंडाशय से एस्ट्रोजन लैंगिक विकास होता है, पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन लंबाई में वृद्धि होता है, अग्नाशय से इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन? अग्नाशय। एड्रिनल ग्रंथि एड्रीनेलिन लड़ो या उड़ो हार्मोन रक्तचाप को नमक को नियंत्रण करता है। फिर थायराइड ग्रंथि, ये थायरॉक्सिन घेंघा रोग, थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन या से घेंघा रोग होता है। जनन अवस्था महिलाओं में 10 से 12 वर्ष से प्रारंभ तो 40 से 45 वर्ष तक होता है। फिर रजोदर्शन यानी कि ऋतुस्राव, पहला ऋतुस्राव को कहा जाता है। रजनोवृत्ति महिलाओं में अंतिम ऋतुस्राव को MC कहा जाता है। नेक्स्ट, लिंग निर्धारण की जांच किसके द्वारा की जाती है? तो एमनियोसाइटोसिस द्वारा होता है लिंग निर्धारण की जांच। 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र भी 2 प्रकार के होते हैं, कायिक और लिंग गुणसूत्र, ऑटोसोम और एलोसोम। कायिक में 22 जोड़ी यानी कि 44 होते हैं और लिंग गुणसूत्र में 1 जोड़ी यानी कि 2 होते हैं। X और Y गुणसूत्र मेल में पाए जाते हैं और XX फीमेल में पाए जाते हैं। XY रहेगा तो मेल और XX रहेगा तो वो फीमेल होते हैं। मेढक में टेडपोल का कोई कायांतरण के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन जरूरी है। मेढक में टेडपोल के कायांतरण के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन जरूरी है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अध्याय 8 में है बल तथा दाब। बल का परिभाषा न्यूटन के फर्स्ट नियम से प्राप्त होता है। बल की जो परिभाषा है वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ यानी नियम से प्राप्त होता है। बल का सूत्र न्यूटन के सेकेंड नियम से प्राप्त होता है। बल की परिभाषा न्यूटन के पहले नियम से प्राप्त होता है और बल के सूत्र न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है और SI मात्रक डाइन होता है। बल 2 प्रकार के होते हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क बल में पेशी बल आता है, घर्षण बल आता है और असंपर्क में चुंबकीय बल आता है, स्थिर वैद्युत बल आता है और गुरुत्वाकर्षण बल आता है। सबसे प्रबल बल नाभिकीय बल होता है और सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ध्यान में रखिएगा इसको। सबसे प्रबल बल पूछे तो नाभिकीय बल और सबसे कमजोर बल पूछे तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो आज के वीडियो हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।